अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं पी ब्लॉक के लास्ट ग्रुप में, और ये ग्रुप है जीरो ग्रुप। इसी के अदर नेम्स हैं इनर्ट गैसेस और नोवेल गैसेस, और ग्रुप नंबर है 18th। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट पॉइंट हम लेंगे अबंडेंस। तो देखो बच्चों, ये जो मैंने लिखे हैं ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इनर्ट गैसेस। समझ गए ना? इनमें से फर्स्ट है एयर। तो देखो, एयर में अगर हम देखें तो रेडॉन को छोड़कर बाकी सभी जो इनर्ट गैसेस हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ये इनके वॉल्यूम परसेंटेजेस लिखे हुए हैं। हीलियम कितना है? 5.24 × 10⁻⁻⁴। नियॉन कितना है? 1.82 × 10⁻⁻3। आर्गन है 9.34 × 10⁻⁻1। बाकी ये और इनके परसेंटेजेस हैं। इनमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका दिख रहा है? आर्गन का। ओके, मींस जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं एयर में, उनमें सबसे ज्यादा कौन सी होती है? आर्गन। ओके, अब नेक्स्ट सोर्स में आते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल गैस। तो देखो, नेचुरल गैस जिसे हम सीएनजी भी बोलते हैं, उसमें 2 से लेकर 7% तक हीलियम प्रेजेंट होता है, और यही हीलियम का सबसे बड़ा सोर्स भी है। यही मैंने लिखा है कि मोस्ट ऑफ द हीलियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस सोर्स। समझ गए बच्चों? मुख्य रूप से इसी स्रोत से हीलियम को प्राप्त किया जाता है, नेचुरल गैस सीएनजी। फिर थर्ड सोर्स जो है वो है स्प्रिंग वाटर, झरने का जल। तो जो झरने का या स्प्रिंग वाटर है उसमें हीलियम, नियॉन और आर्गन, ये 3 गैसेस जो हैं डिसॉल्व कंडीशन में होती हैं और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती है। समझ गए ना कि द वाटर ऑफ सर्टेन स्प्रिंग्स हैज बीन फाउंड टू कंटेन हीलियम, नियॉन, आर्गन इन स्मॉल अमाउंट इन डिसॉल्व कंडीशन। समझ गए ना? उनमें ये गैसेस कुछ डिसॉल्व कंडीशंस में होती हैं। समझ गए बच्चों कि झरने के जल में, किसमें? झरने के जल में हीलियम, नियॉन और आर्गन घुलित अवस्था में रहती हैं। और फोर्थ सोर्स है रेडियो एक्टिव मिनरल्स। तो देखो बच्चों, जो मिनरल्स होते हैं और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के जो मिनरल्स होते हैं उनमें हीलियम मिलता है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। इनके मिनरल्स में हीलियम मिलता है। क्यों? क्योंकि इन एलिमेंट्स के रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन से हम जानते हैं अल्फा रेज मींस हीलियम बनते हैं। तो यहां पर मोनेजाइट, ठीक है, क्लीवाइट, पिच ब्लेंडी, ठीक है, तो पिच ब्लेंड और यूरेनाइट कौन कौन से हैं? ये मोनेजाइट, क्लीवाइट, पिच ब्लेंड और यूरेनाइट, ये कुछ ऐसे ओर्स हैं जिनमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मेनली यूरेनियम, थोरियम, इस तरह से। इनमें कुछ अमाउंट किसकी होती है? हीलियम। क्यों होती है? क्योंकि जब इन जो मिनरल्स हैं इनमें जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनका रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है, तब हीलियम बनता है। तो समझ गए बच्चों कि मोनेजाइट, क्लेवाइट, पिच ब्लेंड और इसके अलावा यूरेनाइट, इन अयस्कों में हीलियम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इन अयस्कों में या मिनरल्स में जो एलिमेंट होते हैं यूरेनियम, थोरियम, ये रेडियो एक्टिव है। इनका रेडियो एक्टिव विघटन होता है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है, जिससे क्या बनती है? हीलियम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेस मैंने बताए जिनमें क्या है? इनर्ट गैसेस मिलती हैं। और सबसे बेस्ट सोर्स जो है सारी जो इनर्ट गैसेस हैं वो एयर है। हम देखेंगे आगे जो इनर्ट गैसेस हैं उनका जो सेपरेशन होता है वो एयर से ही होता है। ओके, तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं और ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल तो ये है ns2ne6, मींस इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो कंप्लीट ऑक्टेट से कंप्लीट है, मींस उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यही रीजन है कि ये जो है कोई केमिकल एक्टिविटी शो नहीं करते और वैलेंसी 0 होती है।
इसलिए इनका नेम क्या रखा गया है, जीरो ग्रुप। मतलब इन सारे एलिमेंट्स को किसमें रखा गया है, जीरो ग्रुप, क्योंकि इनकी वैलेंसी जीरो होती है। और नोवेल गैसेस के जैसे ही, या कहें कि जो आइडियल गैसेस होती हैं उनके जैसी ही ये मोनो एटॉमिक कंडीशन में होती हैं, इसीलिए इनको क्या बोला गया है, आइडियल गैसेस, नोवेल गैसेस। ओके, अब देखो कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। हीलियम का कितना होता है, 1s2। नियॉन का है, हीलियम यहां तक हो गया 1s2 2s2 2p6। आर्गन में हो गया यहां तक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो भी एलिमेंट है इस ग्रुप में, उन सब का आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है वो कंप्लीट है किससे, 8 इलेक्ट्रॉन से। ये है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जो आपने हैलोजेंस का पढ़ा उसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा बढ़ा दोगे तो जीरो ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फिजिकल, ठीक है, पैरामीटर्स। फिजिकल पैरामीटर्स मींस यहां पर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी देखेंगे। ओके, पहला क्या है, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई, जो किसमें है, पिकोमीटर में। ध्यान रखें जो जीरो ग्रुप एलिमेंट्स हैं इनकी जो एटॉमिक रेडियाई ली गई है वो किस फॉर्म में ली गई है, वैन डर वाल्स रेडियाई, क्योंकि ना तो ये कोवैलेंट कंपाउंड बनाते ना ही कोवैलेंट मॉलिक्यूलर स्टेट में हो सकते, इसलिए इनकी कोवैलेंट रेडियाई होगी नहीं। मेटालिक नेचर इनमें किसी में नहीं है, इसलिए मेटालिक रेडियाई भी नहीं होती। तो केवल इनकी क्या कंसीडर की गई है, वैन डर वाल्स रेडियाई। और यही रीजन है कि ये हर एक पीरियड में सबसे लास्ट एलिमेंट है, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन रखते हैं, फिर भी इनकी साइज सबसे बड़ी दिखाई गई है ग्रुप में, सॉरी पीरियड में। रीजन यही है कि इनकी केवल किसका कंसीडरेशन किया गया है, वैन डर वाल्स रेडियाई, जो कि कोवैलेंट रेडियाई और मेटालिक रेडियाई उसके रिस्पेक्ट में काफी बड़ी होती है। तो हीलियम से लेके और अगर आप रेडॉन तक चलें, इसकी तो अननोन है, तो आप देख रहे हैं लगातार बढ़ रही है। और ये हर एक ग्रुप में आप चलते चल रहे हैं कि जो एटॉमिक रेडियाई है वो हमेशा क्या हो रही है, ग्रुप में इंक्रीज हो रही है रेगुलरली। ओके, इनमें भी यही चल रहा है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आप देखोगे कि जो ये एलिमेंट्स हैं हर एक पीरियड के लास्ट एलिमेंट है, तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी इन्हीं में है। दूसरा है कि इनके आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप देखें तो वो कंप्लीट ऑक्टेट वाला कॉन्फ़िगरेशन है, मींस बिल्कुल इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऐसे में इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होना, हायर न्यूक्लियर चार्ज होना, ये सारे फैक्टर्स जो हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी को हर एक पीरियड में हाईएस्ट बना देते हैं। मतलब हर एक पीरियड में अगर आप चलेंगे तो इन एलिमेंट्स के जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे हाईएस्ट होगी। मैंने आपको रीजन बता दिया, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन मींस ऑक्टेट कंप्लीट होना और हाईएस्ट न्यूक्लियर अट्रैक्शन, ये दोनों मिलके आप देख रहे हैं कि इनके जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हाईएस्ट होती है और हीलियम की सबसे हाईएस्ट है इस ग्रुप में। ओके, फिर लगातार ये डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ता है उनकी जो एलिमेंट्स हैं उनमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होता है और ये डिक्रीज होती है। ये देखोगे आप जिनॉन की बात करें तो जिनॉन लगभग ऑक्सीजन के आसपास की क्या शो कर रहा है, जो है आयोनाइजेशन एनर्जी। इसलिए आपको देखोगे कि जिनॉन के जो कंपाउंड्स हैं फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, वो बिल्कुल नेचुरली होते हैं, मींस हैं वो केमिकली है। बट इन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं, केमिकल कंपाउंड, वो अननोन है, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी जरूरत होती है तब जाके ये रिएक्शन करते हैं और उतनी रिएक्शन कंडीशन में, रिएक्शन में हीट मिलना पॉसिबल नहीं होता। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं तो ये देख रहे हैं डिक्रीज होगी। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप देख रहे हैं सबके लिए पॉजिटिव है। इसका मतलब समझ रहे हो, पॉजिटिव होने का मतलब है कि अगर इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए आइसोलेटेड कंडीशन में तो बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। ओके, हीलियम के लिए 48, तो नियॉन के लिए 116, इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये इनको एनर्जी देंगे तब इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। ये है हमारे पास एक एलिमेंट और इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे प्लस एनर्जी तब ये नेगेटिव चार्ज इस तरह से चेंज होगा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या हम कहें कि जो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है नेगेटिव होती है, तो इनका रीजन क्या है? तो देखो इसका रीजन ये है कि कोई भी एलिमेंट केमिकल एक्शन के लिए या तो इलेक्ट्रॉन निकालता है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, यही होता है ना, या फिर शेयरिंग करता है।
और ऐसा करके वो अपने आउटर मोस्ट शेल का ऑक्टेट कंप्लीट करता है। इन एलिमेंट्स में ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, इनको ना तो इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत है और ना ही एक्स्ट्रा लेने की जरूरत, और यही रीजन है कि इनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बहुत ही वीकेस्ट हो जाती है, जिसके कारण अगर हम इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड इनके पास लाएंगे तो वो जुड़ेंगे नहीं, बल्कि एक्स्ट्रा आपको एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, तब जाके एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। ओके, और यही रीजन है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो आप देख रहे हैं इस तरह से क्या है, पॉजिटिव है। और इसका कोई रेगुलर वेरिएशन तो नहीं दिख रहा है, बट साइज ज्यादा बड़ी है तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थोड़ा कम हो गई। तो ये है इनका। और दूसरा होता है इनकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो वो भी उसी के कारण है, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन के कारण, जीरो या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होने का कारण भी यही है, ऑक्टेट कंप्लीट होना। इसके बाद आते हैं हम इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट केल्विन। तो इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं काफी नीचे होते हैं 0 डिग्री से, मींस बहुत ज्यादा कम होते हैं, ठीक है। हीलियम में तो मेल्टिंग पॉइंट लगभग अननोन है, बाकी एलिमेंट्स में आप देख रहे हैं कि लगातार ये बढ़ता जा रहा है। एक क्वेश्चन होता है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, ओके, इनके लिक्विफिकेशन का ऑर्डर क्या होगा। तो ध्यान रखें कि जितना बड़ा साइज का 0 ग्रुप एलिमेंट होगा उसका उतना बड़ा सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होने से उसमें वंडरवॉल एक्शन ज्यादा होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और ऐसे में इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं बच्चों, बढ़ जाते हैं। तो यही रीजन है कि ग्रुप में अगर हम हीलियम से लेकर रेडॉन तक चले तो लगातार इनके बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। रीजन है लार्ज सरफेस एरिया और स्ट्रॉन्ग या कहें कि लार्ज वैल्यू ऑफ वंडरवॉल्स फोर्सेस। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट में दिख रहा है, ओके, ये भी बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो सरफेस एरिया ज्यादा होगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि इनकी वेपोराइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया है कि वेपोराइजेशन जो एंथैल्पी होती है, ओके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पर मोल को वेपोराइज्ड करने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगेगी। ऐसे ही फ्यूजन एंथैल्पी की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मेल्टिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो ऑटोमेटिक है कि उसके मेल्ट करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, और बोथ आर बॉइलिंग पॉइंट हो या मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी साइज ऑफ एलिमेंट। ओके, एलिमेंट की साइज बड़ी है, मींस उसमें कोई पोलराइजेशन नहीं है, कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो हमें केवल साइज देखनी है। इन गैसेस में अगर कोई लिक्विफिकेशन होता है तो वो केवल किसके कारण होता है, लैंडन फोर्स के कारण, या हम कहें वंडरवॉल फोर्सेस के कारण, या उन्हीं को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस फोर्सेस के कारण। मींस ये गैसेस जो होती हैं अगर लिक्विफाइड होती हैं तो इनमें ऐसा कोई भी डाइपोलर नेचर नहीं है, लेकिन अगर जब इनको हाई प्रेशर में रखा जाता है तो ये कुछ समय के लिए इंस्टेंट में पोलराइज हो जाती है, और फिर इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इस तरह से इंस्टेंट डाइपोल जो बना है, इनके बीच में अट्रैक्शन लगता है, और इसी अट्रैक्शन के कारण ये लिक्विफाइड होती है। तो इन गैसेस की लिक्विफिकेशन का रीजन होता है इंस्टेंटेनियस फोर्सेस या लिंडन फोर्सेस। एक ऑब्जेक्ट आता है कि जो 0 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, या हम कहें कि ऐसी गैसेस जो कि नॉन पोलर होती हैं, जैसे O2, N2, H2, Cl2, या ये गैसेस अगर इनके लिक्विफिकेशन द्रवीकरण का कारण पूछा गया है बच्चों, तो वो है लैंडन फोर्स, या उसी को इंस्टेंटेनियस फोर्स, तात्क्षणिक आकर्षण, लंदन बल, ओके, इस तरह से कहलाता है। इसके कारण ही ये क्या होती हैं, लिक्विफाइड होती हैं। तो इस तरह से ये मेन कुछ फिजिकल पैरामीटर्स थे जो मैंने आपको बताया, इनको नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं इन गैसेस की कुछ सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ओके। जैसे फर्स्ट है कि दे आर मोनोएटॉमिक गैसेस। ये कैसी होती हैं, मोनोएटॉमिक। इनका जो स्पेसिफिक हीट रेशियो है, विशिष्ट ऊष्मानुपात जो कहलाता है, वो है 1.66। अगर 1.66 अगर किसी गैस के लिए आता है तो गैस कैसी होगी, मोनोएटॉमिक। जैसे कि आइडियल गैसों के लिए भी यही रेशियो मिलता है 1.66। अगर 1.5
1.44 आता है तो डाई एटॉमिक, और 1.33 ऐसे नीचे तो फिर पॉली एटॉमिक गैसेस होती हैं। ओके, नेक्स्ट है कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस है और टेस्टलेस है। समझ गए बच्चों कि एक परमाणविक है विशिष्ट ऊष्मानुपात ये दिख रहा है ना, ठीक है, जो कि एक परमाणविक गैसों के लिए होता है, रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है। ओके, नेक्स्ट है स्पेरेंगली सॉल्युबल इन वाटर, जल में बहुत ही कम विलेय है, अति अल्प विलेय होती है। नेक्स्ट है वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आपने देखा भी कि इन गैसेस के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं बहुत ही कम होते हैं। रीजन है कि ये जो गैसेस हैं इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं और उनके बीच में बहुत ही वीक वैन वाल्स फोर्सेस होते हैं, मींस लंडन फोर्स जिनको बोलते हैं। ओके, और यही रीजन है कि इन मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन जब कम होगा तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होते हैं। बट आपने देखा कि ये लगातार ग्रुप में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जा रहे हैं। रीजन है इनका साइज बढ़ने से सरफेस एरिया बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट है कि दे हैव अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग थ्रू रबर, ग्लास एंड प्लास्टिक। ये ऐसी गैसेस हैं जो कि प्लास्टिक से, कांच से, रबर से डिफ्यूज हो जाती हैं, बाहर धीरे धीरे रिस जाती हैं ये गैसें। मीन्स अगर हम बैलून भर के हीलियम से रख दें तो कुछ समय बाद बैलून खाली हो जाएगा। वो रीजन है कि ये रबर से भी बाहर डिफ्यूज हो जाती हैं, यहाँ तक कि ग्लास से भी डिफ्यूज हो सकती हैं। समझ गए बच्चों कि इनमें असामान्य विसरण का गुण होता है, ये रबर से, कांच से, प्लास्टिक से विस्तृत हो जाती है, मीन्स बाहर आ जाती हैं। तो यहाँ तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है और ये है लिक्विफिकेशन। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आप पढ़ रहे हैं तो ये जो गैसेस होती हैं इनका लिक्विफिकेशन बहुत ही डिफिकल्ट होता है, मीन्स इनको लिक्विफाइड करना इतना इजी नहीं है। रीजन है ये जो गैसियस मॉलिक्यूल है, एक तो मोनो एटॉमिक है, दूसरा है कि ये बिल्कुल टोटली नॉन पोलर है। तो ये दोनों जो कंडीशंस हैं इनको क्या बनाती हैं, लिक्विफिकेशन में बहुत डिफिकल्ट बनाती हैं। बट इनका लिक्विफिकेशन किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत हाई प्रेशर और बहुत ही लो टेम्परेचर की जरूरत होती है, तब जाके ये गैसेस क्या होती हैं, लिक्विफाइड। अब आता है कि ये लिक्विफाइड क्यों होती है जब इनमें कोई पोलर नेचर नहीं है। तो ये बता दूं कि बहुत हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर में जब गैस को रखा जाता है तो मॉलिक्यूल में कुछ इंस्टेंट टाइम के लिए पोलराइजेशन हो जाता है, मींस न्यूक्लियस एक तरफ और इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ। मतलब ऐसा कि ये नॉन पोलर गैसियस मॉलिक्यूल्स है, बिल्कुल एक सिमेट्रिकल जो है इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है वो डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, जैसे ही हाई प्रेशर लगाते हैं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं तो कुछ समय के लिए इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड और न्यूक्लियस डिस्प्लेस हो जाते हैं और मॉलिक्यूल में ये एक इंस्टेंट क्या आ जाता है, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंट, ठीक है, डाइपोलराइजेशन। ये डाइपोलराइजेशन जब तक हाई प्रेशर रखा जाएगा और लो टेम्परेचर इसी तरह से डाइपोलराइज्ड रहते हैं, ये एटम के अंदर इस तरह का पोलराइजेशन दिख रहा है और फिर इनके अपोजिट जो फोर्सेस है, मतलब अपोजिट पोल्स हैं, यहाँ न्यूक्लियस और यहाँ क्लाउड, इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। इसी फोर्स के कारण ही ये क्या होते हैं, लिक्विफाइड होते हैं। और इस फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो साइज बढ़ने से बढ़ती है। जितना बड़ा साइज का एटम होगा उतने जल्दी उसमें इंस्टेंट पोलराइजेशन होगा और वो गैस उतने ही इजी गोइंग क्या होगी, लिक्विफाइड होगी। जैसे यहाँ पर हम देखें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, तो ये इजीनेस है लिक्विफिकेशन की, किस तरह से ये इजी होता जाता है लिक्विफिकेशन। लंडन फोर्स बढ़ रहे हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ता है, जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर गैस उतने जल्दी लिक्विफाइड होती है। तो साइज बढ़ने से इन गैसों के लिक्विफिकेशन का रेट बढ़ता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि लिक्विफिकेशन, ठीक है, रेट। इस तरह से सबसे फास्ट हम देखें, सबसे जो डिफिकल्ट होगा लिक्विफिकेशन वो है हीलियम का, और सबसे इजी किसका हो जाएगा, जिनॉन का, रेडॉन का। क्योंकि रेडॉन तो रेडियो एक्टिव है इसलिए ज्यादा स्टडी नहीं है, तो हम जिनॉन तक देखें तो जिनॉन बहुत ही इजी गोइंग लिक्विफाइड होने वाली गैस होगी। तो यही मैंने लिखा है कि लिक्विफिकेशन ऑफ दीज गैसेस वेरी डिफिकल्ट ड्यू टू वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ गए ना, बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज गैसेस, दे आर लिक्विफाइड एट वेरी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ओके,
because at these conditions the London forces or instantaneous forces develops between molecules of gas and strength of force increases okay with size of molecule। समझ गए बच्चों कि इनका द्रवीकरण बहुत कठिन है क्योंकि बहुत ही दुर्बल आकर्षण बल पाए जाते हैं। ये एक अध्रुवीय अणु है और ये अति निम्न ताप और उच्च दाब पर ही द्रवित होती हैं क्योंकि इस अवस्था में अणुओं के मध्य लंदन बल या परिक्षेपण बल उत्पन्न हो जाते हैं जो और इस बल की जो सामर्थ्यता है वो आकार बढ़ने से बढ़ती है। लंदन फोर्स का मतलब है दबाव डालोगे तो नाभिक और जो क्लाउड है न्यूक्लियस और क्लाउड है वो इस तरह से डिफॉर्म हो जाता है और इस तरह के प्लस माइनस पोल्स बन जाते हैं। इसको बोलते हैं इंस्टेंट डाइपोलराइजेशन। फिर इन्हीं अपोजिट पोल्स के बीच में अट्रैक्शन लगता है और इसी फोर्स के कारण ही क्या वो गैस लिक्विफाइड होती है, द्रवित होती है। तो इन गैसों के लिक्विफिकेशन का रेट ये है ओके। लंदन फोर्स का ये ऑर्डर है, इजीनेस इन द लिक्विफिकेशन का ऑर्डर है और अगर आप देखें तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यही इनका ऑर्डर है ओके। तो यहां तक बात समझ गए होंगे, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों नेक्स्ट और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं कि these gases, ठीक है, these gases do not burn and also do not help in burning। समझ गए ना, ये गैसेस ना तो ज्वलनशील है, बर्न होती हैं और ना ही किसी प्रकार से जलने में हेल्प करती हैं। समझ गए बच्चों कि ये ना तो गैसें जलती हैं और ना ही जलने में सहायक। नेक्स्ट है ऑल गैसेस आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। आप देखोगे इनमें से कोई भी गैस ऐसी नहीं है जिसमें पैरामैग्नेटिक नेचर हो। जितने भी गैसेस हैं हीलियम से लेके और रेडॉन तक सब की सब कैसी हैं, डायमैग्नेटिक। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता ओके, ये सब प्रति चुंबकीय है। नेक्स्ट है कि एक्सेप्ट, केवल हीलियम को छोड़ दें तो जो बाकी गैसेस हैं नियॉन से लेके रेडॉन तक, ये गैसेस डिफरेंट टेम्परेचर में जो कोकोनट चारकोल होता है उसमें एडजॉर्ब होती है। समझ गए ना कि अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग गैस एडजॉर्ब होती है, बट हीलियम बस एडजॉर्ब नहीं होती, बाकी सारी गैसें एडजॉर्ब होती हैं। और जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा गैस का, एटॉमिक साइज, आप देखोगे इनका एडजॉर्प्शन रेट भी बढ़ता है। समझ गए ना, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है इनका सेपरेशन। अगर मैं कहूं कि एडजॉर्प्शन रेट आपसे पूछ लिया जाए कि एडजॉर्प्शन रेट गैस का क्या होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एलिमेंट या गैस एटम। देखो मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन, इस तरह से इनका ये एब्जॉर्प्शन रेट होगा। और जितना ज्यादा एडजॉर्प्शन रेट होगा उतना ही हाई टेम्परेचर एडजॉर्प्शन का होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है एडजॉर्प्शन टेम्परेचर भी है कि किस टेम्परेचर पर एडजॉर्ब हो रही है। तो जितना बड़ा साइज का गैसियस एलिमेंट होगा, मींस ये एटम होगा, उसका एडजॉर्प्शन टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी उतना ही ज्यादा होगा ओके। तो ये लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट हीलियम, these gases can be adsorbed by coconut charcoal, this property used for the separation of these gases। आप देखोगे आगे एक मेथड आएगी जिसमें इन गैसेस का इंडिविजुअल सेपरेशन किया जाता है, उसमें चारकोल मेथड मींस कोकोनट चारकोल मेथड यूज होती है। समझ गए बच्चों कि हीलियम के अतिरिक्त शेष गैसें विभिन्न तापों पर नारियल चारकोल में अधिशोषित होती हैं। इस गुण का उपयोग इनके पृथक्करण में किया जाता है। नेक्स्ट है कि these gases give a characteristic spectra by which they can be easily identified। आप देखोगे कि ये जो गैसेस हैं इनके स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम होते हैं, स्पेक्ट्रा होते हैं जिनके बेस पर इनको पहचाना जाता है। समझ गए बच्चों कि इन गैसों के विशिष्ट स्पेक्ट्रम है जिनके आधार पर इनकी पहचान की जाती है ओके। नेक्स्ट है कि these gas have fairly high electrical conductivity। इन गैसेस की जो है कुछ हाई कंडक्टिविटी होती है, मतलब कुछ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होती हैं ये, और जब इनमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जाता है इन गैसों के थ्रू, जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जाता है तो डिफरेंट कलर्स मिलते हैं। इसी प्रॉपर्टी का यूज ग्लो साइन बोर्ड बनाने में किया जाता है। एक ग्लो साइन बोर्ड में जब हम देखते हैं पोटेंशियल चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, तो आप देखते हैं अलग अलग एक ही बल्ब अलग अलग कलर देता है।
रीजन यही है कि इन गैसेस में अगर अलग अलग वोल्ट पर डिस्चार्ज किया जाए तो एक ही गैस डिफरेंट कलर्स देती है, और इसी प्रॉपर्टी के बेस पर ही ग्लो साइन बोर्ड बनाए जाते हैं। तो ये लिखा है कि these gases have fairly electrical conductivity, they produce characteristic color, ठीक है, colored light when an electric discharge is passed through them at low temperature। जब इनमें लो टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया जाता है तो ये एक कलर प्रोड्यूस करते हैं और हर एक वोल्ट पर अपना एक फिक्स कलर होता है। समझ गए बच्चों कि इन गैसों के विद्युत विसर्जन, विद्युत की चालक है और इनमें विद्युत विसर्जन किया जाए तो ये विभिन्न प्रकार के रंग उत्पन्न करती हैं। इसी के बेस पर वैज्ञापन बोर्ड बनाए जाते हैं, ग्लो साइन बोर्ड बनाए जाते हैं। जो बल्ब होता है एक ही बल्ब से डिफरेंट लाइट्स निकलती हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, क्योंकि इनमें हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि सभी एलिमेंट्स में देखोगे सबसे हाईएस्ट इन्हीं में है, और वो इलेक्ट्रॉन बहुत इजी एक्साइटेड होते हैं, तो अलग अलग वोल्ट पर अलग अलग एक्साइटेशन चलता है और इसी के कारण ही अलग अलग कलर्स आते हैं। नेक्स्ट है कि इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0 होगा। मींस अगर हम इनका मॉलिक्यूल माने और बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो आप देखोगे कि उस मॉलिक्यूलर डायग्राम में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स हैं वो टोटल भरे होंगे। ऐसे में इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स उनके डिफरेंस अपॉन 2 करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर आता है। तो इनका बॉन्ड ऑर्डर 0 मींस इनके एटम्स के बीच में, अगर हम मॉलिक्यूलर स्टेट माने तो इनके एटम्स के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा। ये लिखा है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस गैसेस 0 मींस बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड इन मॉलिक्यूलर स्टेट। दे ठीक है, देयर मॉलिक्यूल इज therefore मॉलिक्यूलर स्टेट नॉट पॉसिबल। इनकी मॉलिक्यूलर स्टेट पॉसिबल नहीं है। समझ गए बच्चों कि इनका बंध क्रम 0 होता है, मींस इनके परमाणुओं को जोड़ने वाला कोई बंध नहीं है। ऐसे में आणविक अवस्था में आप देखोगे, अगर बना के डायग्राम, तो आप देखोगे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, प्रतिबंधी और बंधी ऑर्बिटल्स जो है उनमें पूर्ण रूप से भरे होंगे और ऐसे में इनका अणु संभव नहीं होता। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं नोट।